क्या आप लोगों ने सोल्यूशन का वन शॉट देख लिया है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं? अगर नहीं करे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में सोल्यूशन चैप्टर की वीडियो को ढंग से देख लीजिए। उसका वन शॉट देख लीजिए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर पूरा स्मूथ हो जाएगा। आज बात है चैप्टर नंबर 2 की, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक ऐसा चैप्टर जो कि रिलेट करता है क्लास 11 से और क्लास 12 का बहुत ही डायनेमिक चैप्टर है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया हो गए। क्या आप लोगों ने सोल्यूशन का वन शॉट देख लिया है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं? अगर नहीं करे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में सोल्यूशन चैप्टर की वीडियो को ढंग से देख लीजिए, उसका वन शॉट देख लीजिए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो आज बात है चैप्टर नंबर 2 की, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एक ऐसा चैप्टर जो कि रिलेट करता है क्लास 11 से और क्लास 12 का बहुत ही डायनेमिक चैप्टर है। बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे सीरीज के अंदर, जिस सीरीज के अंदर आज मैं सेकंड चैप्टर की बात करने जा रहा हूं। हम लोग वन शॉट सीरीज करवा रहे हैं जिससे कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग जो भी अंडर कॉन्फिडेंट हो सक्सीड कर जाओ। अगर अच्छा स्कोर करने के लिए कॉन्फिडेंट हो तो बेस्ट रिजल्ट ले आओ। इसलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए हम लोगों ने प्लान करी। सीरीज की सेकंड वन शॉट वीडियो आज है, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करने जा रहा हूं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बीच में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और इंडिपेंडेंस डे पर टेस्ट कोच आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया है। ये अनाउंसमेंट क्या होगी, चैप्टर कैसे चलेगा, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे टॉपिक्स को कवर करना है, इस पूरी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और सिर्फ इस एक वीडियो में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपैक्टफुल वीडियो होने वाला है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो घबराइए नहीं, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए, साथ में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपने आप में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ कुछ लाइव सेक्शन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर चाहे सीबीएसई के लिए या सीयूईटी के लिए। तो पूरा पावर पैक्ड सीरीज है आप लोगों के लिए, इसको एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज को मिस नहीं करिएगा। तो मैं बिगिन करूंगा फर्स्ट टॉपिक के साथ, आपके साथ इसी वीडियो के अंदर जुड़े रहिए। जल्दी से इस चीज को देखते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का एक ब्रीफअप लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और ये चैप्टर कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एक छोटा सा बेस कंप्लीट करेंगे जो कि क्लास 11 से 12th में आता है, और फिर इस बेस के साथ चीजों को यूज करेंगे ताकि हम लोग चीजें आगे पढ़ सके। तो वो बेस क्या है? वो बेस है रिडॉक्स रिएक्शन। जी हां, कह सकते हैं आज हम जो पूरी बातचीत कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो सर, रिडॉक्स रिएक्शन इज साइमल्टेनियस occurrence of oxidation and reduction, जहां पर ऑक्सीडेशन हमें सिखाया गया है इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और वहीं पर रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब सर, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हेल्प करेगा? तो हम लोग
एक इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साइमल्टेनियसली देखेंगे, और ये साइमल्टेनियस एक्शन से हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। पहला, एक केमिकल रिएक्शन करवाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल रिएक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन होते हुए नजर आए, फिर चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करके केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, या केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिले, ऐसे इक्विपमेंट को हम बनाना सीखेंगे, और ये इक्विपमेंट कहलाता है सेल। तो आज ये पूरा चैप्टर हम लोग सीखेंगे सेल के बिहाफ पर, और ये सेल एज एन इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेल के साथ जितनी भी एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। इससे एसोसिएटेड जितने लॉज हमें दिए गए हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जरा सेल के इक्विपमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम इक्विपमेंट समझेंगे तो उनको यूटिलाइज करके हम कैसा सेल बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर जब सेल इक्विपमेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बाद दूसरा आता है सर्किट कंप्लीशन, तीसरा हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज। ये सर्किट कंप्लीशन में वायर्स हो सकती हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टर बोल देते हैं, उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, और साथ में वोल्ट मीटर हो सकता है। इसी के साथ स्विच लगा लेते हैं। तो ये एक तरह से वो 10th क्लास का सर्किट फ्रेम करने वाला पूरा का पूरा सेटअप है। लेकिन ये दो चीजें आपके लिए नई हैं, हालांकि 11th क्लास में पढ़ी हैं, बट मानकर चलते हैं नई है। तो यहां पर सबसे पहले हम सीखते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो एक इन्वर्टेड यूट्यूब प्लास्टिक की या बोरोसिल की फिल्ड विद अगार अगार सोल्यूशन और न्यूट्रल NaCl सोल्यूशन सोक्ड फिल्ड पेपर। इसका काम सबसे पहले तो सर्किट कंप्लीट करवाना, दूसरा चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स ना होना। ये कहां से आए अभी बताता हूं। हम जरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर पोटेंशियल सेटअप्स produced with the help of two things. First, electrode,
as metal rod. Second, electrolytic solution prepared by same metal salt. और ये हम इक्विप करेंगे 2। इसके अलावा ये सब कुछ जोड़ने का काम करेगा। हमने क्यों इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल बोला, उसका रीजन है कि ये जो सेटअप है ये केपेबल है चार्ज को होल्ड करने के लिए, ये केपेबल है अपनी तरफ से चार्ज को रिलीज करने के लिए या चार्ज को लाने के लिए। इसके बारे में बात करेंगे, पहले जल्दी से इसको देख रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेटअप एक बार। तो हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इसमें एक मेटल रॉड लगाते हैं और इसमें डालते हैं उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी मान लो मैंने कॉपर की रॉड ली, तो कॉपर मेटल और साथ में कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लिया यानी CuSO। ये मेरे लिए काम करता है एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसको मैं इक्विप करता हूं किसी दूसरे पोटेंशियल के साथ और ये अपने अंदर ऑक्सीडेशन करे, यानी मैं बोलूं इफ इट शोज ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कहीं ना कहीं कॉपर 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे सामने वाले पोटेंशियल के पास और ये कॉपर 2+ गिरेगा सॉल्यूशन में। वहीं पर ये जो कॉपर की रॉड है ये डिप्लीट होने लग जाएगी। सेम वे अगर मैं इसको एक ऐसे पोटेंशियल के साथ इक्विप करता हूं जहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर आए तो सॉल्ट सॉल्यूशन में पड़े हुए कॉपर 2+ उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाएंगे। यानी यहां पर कह सकते हैं ये डिपॉजिट होने लग जाएगा इलेक्ट्रोड पर और वहीं पर कह सकते हैं ये गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। तो आपके पास रॉड पर डिपोजिशन होगा, अब सर इसको इक्विप कैसे करेंगे? तो हमारे लिए जो वो सेल सेटअप है उस सेल सेटअप में हम ये 2 लेंगे, एक इसी मेटल का एक दूसरे मेटल का, और जब हम इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर। कैसे? और यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगेगा और जब इनको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, यहां पर हम एक छोटा सा रेजिस्टर लगा सकते हैं और यहां पर जोड़ दिया। यहां ये आपने सर्किट कंप्लीशंस लिए हैं, ये सॉल्ट ब्रिज लिया है और ये 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए हैं। दोनों में से कोई एनीवन शोज ऑक्सीडेशन while other shows reduction। और ऑक्सीडेशन से सपोज मैं बोलूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऑक्सीडेशन के लिए बोल दिया, तो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिडक्शन वाली साइड होगा, तो ये एक रिडॉक्स कपल बन जाएगा।
यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जगह पर होगी। अब जो मैंने यहां पर ये रेजिस्टर लगाया है, रेजिस्टर को मैं रिप्लेस कर दूं किसी इक्विपमेंट से, और ये इक्विपमेंट सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की क्लॉजेस दो तरीके से दिखाई देती। क्लॉज नंबर 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो मैं आपको थोड़ा सा चलो फिजिक्स पहले बताऊं, फिर इस पॉइंट पर लेकर आता हूं, वापस आऊंगा यहां पर। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, इन दोनों को किसी भी वे कनेक्ट करते हैं। मैं बोलता हूं ये एक पोटेंशियल है V1 और ये पोटेंशियल है V2। लेट्स से V1 इज ग्रेटर देन V2, तो डेफिनेटली क्या होगा? सबसे पहली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। दूसरा, चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी चार्ज V1 से कहां मूव करेगा? V2 की तरफ। और मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यही होता है बिल्कुल। अब इस टाइम पर हम लोग बोलेंगे हायर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर हो रही है रिडक्शन, और ऐसे ही लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का। सेम मैं यहां पर आ जाऊं, तो यहां पर जरा एक सेकंड इसको देखो जी। तो आपने देख लिया ये। अब क्योंकि आपने इसको देख लिया, अब इसके अंदर जब हमने इन दोनों को कनेक्ट करा, इन दोनों के पास पोटेंशियल है, तो यहां पर अगर एक ऐसा इक्विपमेंट लगा है जो कोई भी अपोजिंग पोटेंशियल नहीं लगा रहा, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे और ये बिहेव करेगा एज द वन शोइंग केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी यहां पर हम लोग एक ऐसा सेटअप बना लेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन वहीं पर अगर आपने सपोज यहां पर एक ऐसा इक्विपमेंट लगाया जिसने इससे ज्यादा पोटेंशियल लगाया, तो वो एक्ट करेगा अपोजिंग पोटेंशियल की तरह, और उसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लग जाएगा ताकि केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाए। तो इन सेटअप्स को अगर हम लोग समझें तो एक सेकंड के लिए ये रीड करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने यहां पर आपके सामने सेटअप लिए। सेटअप के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, उनको वायर से कनेक्ट करा है।
और वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, इक्विपमेंट लगाया है जो पोटेंशियल दे रहा है। केस 1 अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो आपकी तरफ से लगे हुए इक्विपमेंट का पोटेंशियल कम है। उस टाइम पर केस 1, उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, यानी केमिकल रिएक्शन करवाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूस होना। वहीं पर आपकी तरफ से लगा हुआ एक्सटर्नल इक्विपमेंट, उसका पोटेंशियल ज्यादा हो तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे केस 2 या केस 3 लिख लेता हूं, जहां पर हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके चीजों को तोड़ा जा रहा है, केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करवाई जा रही है। लेकिन अगर सेम रहे तो ना इलेक्ट्रोकेमिकल ना इलेक्ट्रोलिटिक। तो इस चैप्टर में हम जब सेल प्रोड्यूस करते हैं तो हम दोनों टाइप के सेल्स की बात करेंगे। ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन करवाकर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगी, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देकर आपको केमिकल रिएक्शन होते हुए नजर आएगी, यानी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना एंड इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो तरीके के प्रोसेस हैं, जिन प्रोसेस को आप केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे देखते हो, और नाम दे दिया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना हो रहा है उसको आप लोग गैल्वेनिक सेल, और जिसमें आपका इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना हो रहा है उसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो उसी ढंग से चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा एक एक करके। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो रहेगा, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ सेल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और फिर कंडक्टिंग मीडियम। तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, फिर एप्लीकेशंस पर आएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम लोग समझें तो हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। उसके बाद सर्किट कंप्लीट करने के लिए चीजें होती हैं और सॉल्ट ब्रिज होता है। इन दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का काम करता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होती है और जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसके अलावा इसका जो ई नॉट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमेशा लोअर होता है। वहीं पर दूसरा कैथोड की तरह बिहेव करता है, जहां पर रिडक्शन होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इसमें भी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई। तो जब आप इन दोनों को इक्विप करते हो तो देयर अकर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं ई नॉट सेल, विच इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या कह सकते हैं ई नॉट ऑफ हायर पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ लोअर पोटेंशियल। आप इक्विप करिए
कहीं पर भी रखिए। जैसे ही आप सर्किट को कंप्लीट करते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और वहां पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। जहां पर चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो यहां इस पर्सपेक्टिव से बात की जाती है। अब जरा मैं यहां पर एक बार सेटअप दिखा दूं आपको। सेटअप बना रहा हूं आपके लिए, तो ध्यान देना। आपके पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दे आर कनेक्टेड विद अ सॉल्ट ब्रिज। इसमें फील्ड है आपके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम। इसके बाद वायर लगी, वायर लगने के बाद मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर कोई इक्विपमेंट लगाया और फिर सर्किट जोड़ दिया। इक्विपमेंट को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके अंदर मैंने मेटल M और MsO4 फिल करा। ऐसे ही मैंने इसमें मेटल N और NSO4 फिल करा। मैं अज्यूम कर रहा हूं E0 ऑफ M2 प्लस स्लैश M is X volt and E0 of N2 plus slash N is Y volt, where E0 of N2 plus slash N is greater than E0 of M2 plus slash M. ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो उस बिहाफ पर मैंने रखा। तो मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, आप है लोअर पोटेंशियल और आप हैं हायर पोटेंशियल, क्योंकि लोअर पोटेंशियल है वहां पर ऑक्सीडेशन और हायर पोटेंशियल वहां पर रिडक्शन होगा। तो यहां पर E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, या कह सकते हैं E0 ऑफ M2 प्लस N2 प्लस स्लैश N माइनस E0 ऑफ M2 प्लस स्लैश M। एक तरह से ये आपका हायर पोटेंशियल और ये आपका लोअर पोटेंशियल। उस बिहाफ पर आपने ये E0 सेल की बात करी। अब ये स्टैंडर्ड है कि आपके पास जब भी सेल इक्विप होगा, कहीं ना कहीं एक कैथोड एक एनोड, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल रहेगा ही, और कहीं ना कहीं आपको E0 सेल यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम E0 लिखते हैं, जहां पर बेटा E0 सेल, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। यहां तक बातचीत हुई, आपको समझ में आया? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 सेल लेंगे। लेकिन परेशानी क्या आती है हमारे साथ अक्सर कि हम जब भी सेल बनाते हैं, वहां पर सेल इक्विप करते वक्त बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। हर बार आप सेम कंसेंट्रेशन की बात तो नहीं करेंगे, तो यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस डेविएट हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल और एक इक्वेशन दी गई जिसका नाम था नर्स इक्वेशन, और इस नर्स इक्वेशन में हमें बहुत सारी चीजों के आंसर्स दिए। सबसे पहले तो जो हम लोग इतना बड़ा इक्विपमेंट लिख रहे थे, उसको हमने कट शॉर्ट कर दिया ऐसे लिखने में। अब यहां पर हर एक चीज की कुछ वैल्यू है।
सबसे पहले ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये जो पीटी लिखा गया है, पीटी स्टैंड्स फॉर प्लैटिनम, ये लिखा जाए या ना लिखा जाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सर ये है क्या? जब हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं तो हम एक थिन वायर लेते हैं और उस पर डिपोजिशन करें, तो वहां पर प्लैटिनम की वायर होगी, या एज इट इज ले ले तो बात एक ही है। इसके बाद ये जो लिखा गया है, ये एक फॉर्मेट में लिखा गया है एबीसी। Here A stands for anode, B stands for bridge, and C stands for कैथोड। तो ये एनोड है, दो लाइनें ब्रिज है, और ये कैथोड है, यानी यहां पर आपको ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आएगा और यहां पर आपको रिडक्शन होते हुए नजर आएगा। तो ये आपके लिए एनोड, ब्रिज और कैथोड है। अब यहां पर तो आपने रिप्रेजेंटेशन समझी, इसी के साथ एड ऑन हुई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ने बताया कि हम हर बार ई नॉट सेल से काम नहीं कर सकते, बल्कि जब आप इसको प्रैक्टिकली इक्विप करोगे तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उसकी कंसेंट्रेशन भी मैटर करेगी, जिस टेम्परेचर पर आप ये सेल इक्विप कर रहे हो वो भी मैटर करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ई नॉट सेल की बजाय वर्ड इस्तेमाल करना है ई सेल या ईएमएफ, दैट इज प्रैक्टिकली डिराइव्ड पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो प्रैक्टिकली डिराइव्ड पोटेंशियल है, और इसको एक फॉर्मूला दिया गया, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यूसी। और यहां पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल्स। वहीं पर आर इज गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एफ फैराडेज कांस्टेंट, और क्यूसी इज इक्विलिब्रियम कोशेंट। ये सब टर्म्स हैं और ये टर्म्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई। हाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और ये मॉडिफिकेशन था एट रूम टेम्परेचर यानी एट 298 केल्विन, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। पहले जल्दी से इसको देख रहे हो, फिर मैं इसी इक्वेशन को, नर्स इक्वेशन को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी टर्म्स बतानी है कि सर ये n कैसे आएगा, QC कैसे आएगा, तो वो सब कुछ बताता हूं। आप पहले देखिए इसको। जी चलिए अब देखिए, मैं दोबारा से लिखता हूं नर्स इक्वेशन। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यूसी। अगर मैं लिखूं एट 298 केल्विन तो T हो जाएगा 298, मैं लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग से हटकर लॉग बेस 10 में देखते हैं, और यहीं पर F विच इज फैराडे कांस्टेंट, this is nothing but charge on 1 mole of electrons, यानी 1 mole that is 6.022 into 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो आपके लिए
चार्ज ऑन 1 मोल हो जाएगा 96500 कूलम। तो 1 फेराडे इज नथिंग बट 96500 कूलम। तो इन सबको जब मैं पुट करता हूं तो बन जाता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ क्यूसी। अब सर ये n और क्यूसी कैसे निकलेगा? तो मैं जो सेल रिप्रेजेंटेशन लेकर चल रहा था, पीटी ए सॉलिड A2 प्लस एक्स मोलर डबल स्लैश B2 प्लस वाई मोलर डी सॉलिड पीटी। तो उसमें मैंने माना कि आप भाई साहब एनोड हैं और आप भाई साहब कैथोड हैं। तो सबसे पहली चीज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी ई नॉट ऑफ B2 प्लस स्लैश बी माइनस ई नॉट ऑफ A2 प्लस स्लैश ए। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, हम एनोड और कैथोड पे इक्वेशन देखेंगे। तो मैं लिखता हूं एट एनोड, मैंने आज ये A2 प्लस लिया है, कल को कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन होगा। A gives A2 plus and there will be loss of 2 electrons. ऐसे ही एट कैथोड, तो B2 plus 2 electrons gives B। तो यहां से ओवरऑल इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे। आज कोइंसिडेंटली इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, तो A प्लस B2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स B प्लस A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। तो यहां से आपकी ओवरऑल इक्वेशन बन गई A प्लस B2 प्लस गिव्स B प्लस A2 प्लस, और वहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, देखो अलग हो सकते हैं ये, हर बार ये सेम नहीं होंगे, 2 आ रहा है। तो यहां से आप क्यूसी की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन देखकर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आपके पास है। कोई बच्चा कहता है सर क्यूसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो भी दिखा दूं। क्यूसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब ये तो सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस आपके लिए क्या है, QC। तो ये आपके पास QC निकला। तो इन सबको आप प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं आप एक एक पॉइंट करके आंसर्स निकालेंगे। जल्दी से इसको देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल एंड में करेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। तो जल्दी से देखते हैं इसको। अब यही चीज आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी देख सकते हैं, तो उस टाइम पे नर्स्ट इक्वेशन बन जाती है E reduction potential equals to E naught reduction potential minus RT by NF natural log of QC, या at 298 Kelvin E reduction potential equals to E naught reduction potential minus 0.05912 upon N log of QC। अब ये आपके लिए इस्तेमाल होगा। 2-3 के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से, उसमें हम देखेंगे। वहीं पर इससे आगे हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एंथैल्पी, और साथ में
नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हम बात कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, जहां पर QC बन जाएगा KC और कहीं ना कहीं EMF हो जाएगा 0। तो उस जगह पर EMF which is equal to E naught cell minus RT by NF natural log of QC रिप्लेस करें तो 0 इक्वल्स टू E naught cell minus RT by NF natural log of KC, या E naught cell इक्वल्स टू RT by NF नेचुरल लॉग ऑफ KC। और यहीं से अगर हम लोग बातचीत करें तो आप NF E naught cell इक्वल्स टू RT नेचुरल लॉग ऑफ KC लिखते हैं। और अगर 10th क्लास याद हो तो डेल्टा G विच इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC को रिप्लेस करते हैं तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल एक फॉर्मूला बन जाता है। जहां जहां डेल्टा G नॉट यानी गिब्स फ्री एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी वहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी और उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्रक्स में हमने जो फॉर्मूलाज देखे उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं और इनको यूज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन 80% रहता है कि पक्का पेपर में पूछा जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ये चीज आपके साथ रहती है, इसके साथ मैं आपके साथ में एक चीज और जोड़ दूं। हम लोग ये वन शॉट सीरीज तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप में से कोई हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, उन पर जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है कि हम CBSE और CUET दोनों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सेक्शन 1, सेक्शन 2 में PCMB अगर आप साइंस वाले हो, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स अगर आप कॉमर्स वाले हो, ऐसे ही अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले हो तो सारे सब्जेक्ट्स, प्लस सेक्शन 3 पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये कंबाइंड पैकेज एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर चल रहा है, दैट इज 5999। और अगर आप इसमें चीजें और ऐड करना चाहते हैं यानी डिस्काउंट और बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड लगाइए। आप जब प्रोमो कोड लगाएंगे तो ये डिस्काउंट 20% हो जाएगा। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे का टाइम है, अगर आप मेरी वीडियो 16 अगस्त से पहले देख रहे हैं या आप इससे पहले कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, इसी कोड पर यह हो जाएगा 40%। तो अगर आप 40% स्लैशिंग देखते हो तो 2400 रुपए माइनस हो जाएगा इसमें से, तो तकरीबन 6000 में से 2400 गया तो ये 3600 का कोर्स पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है 3600 का कोर्स, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत चीजें वैल्यूएबल हो सकती हैं। पक्का? तो यहां तक हम चीजों को देखते हैं और जरूर इसको रखेंगे और आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आते हैं। आप एक सेकंड के लिए इसको देखेंगे, ये फॉर्मूलाज आपके यूज में आने वाले हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको जरा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहां पर कनेक्टिंग मीडियम्स को समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, देखना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते आए हैं आपकी वायर्स के लिए, आपके कोई ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है रेजिस्टेंस, दूसरा वर्ड है कंडक्टेंस, फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कैसे ये टर्म्स रहेंगी पहले समझेंगे। मान लेते हैं मैंने एक
सॉलिड पीस लिया, इसके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी है तो आप इसको कंडक्टर का नाम दोगे, यानी एनी इक्विपमेंट विच हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू एज कंडक्टर। सेम वे ये कुछ अमाउंट का जो करंट पास हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए भी केपेबल हो सकता है, तो ये एक और नाम से बोला जा सकता है रेजिस्टर। जहां पर आप अगर 80% कंडक्टर हैं तो 20% रेजिस्टर होंगे, या आप 80% रेजिस्टर हैं तो 20% कंडक्टर होंगे। आपकी एबिलिटी को, यानी कंडक्ट करने की एबिलिटी को नाम दिया जाता है कंडक्टेंस, और आपकी रेजिस्ट करने की एबिलिटी को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस, जहां पे कंडक्टेंस को C से और रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। देखिए जल्दी से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की हम बात करें तो आपके लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना R इक्वल्स टू रो L अप बाय A, जहां पर रो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और उसी बिहाफ पर अगर हम लोग बात करें तो इसके यूनिट की, तो यूनिट हो जाएगा R A बाय L, यानी ओम मीटर। और इसी तरीके से कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या कंडक्टेंस इक्वल्स टू K A बाय L, और वहीं पर K यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और एक तरह से यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये कह सकते हो आप सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हो। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए हम टर्म चेंज करते हैं और कह सकते हैं टर्म लेकर आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। आप कहते हो सर मोलर कंडक्टिविटी, तो बेटा अभी तक जो आपने पढ़ा था वो था एक सॉलिड कंडक्टर या रेजिस्टर। अब हम लोग एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डाल लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी, और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डालेंगे यहां पर हम टर्म इस्तेमाल करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि जो आप सोल्यूशन ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन भी एक रोल प्ले करेगी हमारी कंडक्ट करने की एबिलिटी को वेरी करने में। तो यहां पर हम वर्ड सीखेंगे लैम्डा एम, और लैम्डा एम की अगर हम बात करें तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब आप कहते हो सर यहां पर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आ गए? तो बेटा जब आप एक कंटेनर में एक सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करते हो तो जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी दूसरे आयन की वजह से ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जितनी कम होगी कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इस वजह से आपका फॉर्मूला बना लैम्डा एम इक्वल्स टू के बाय सी, और अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो आगे चलकर बन जाता है लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 के बाय सी। हाँ, कंडीशन है यूनिट्स की, तो आप यहां पर दोनों फॉर्मूलाज को माइंड में रख सकते हैं, जहां पर के सीमेन मीटर इनवर्स में रहेगा, वहीं पर कंसंट्रेशन मोल मीटर इनवर्स क्यूब में रहेगा, और लैम्डा एम सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में रहेगा। लेकिन यहीं जब आप वैल्यूज को बदलते हैं और वैल्यूज में लैम्डा एम की वैल्यू सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेते हो,
और कहीं ना कहीं के 7 सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलैरिटी मोल पर लीटर जो कि यूजुअल रहता है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 के बाय सी। तो ये यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है और ऑब्जर्व करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। कहां से आया, जरा इसको रीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद concentration of electrolyte. Conductivity always decreases with decrease in concentration for both weak and strong electrolytes. The conductivity of solution at a given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area या cross sectional area, यही हमने बात करी अभी। वहीं पर molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross sectional A and distance of unit length. एक तरह से यहीं से आया लैम्डा m इक्वल्स टू k बाय c। तो यहां से आपको ये वर्ड लेके चलना है, जहां पर लैम्डा m इक्वल्स टू k बाय c या लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 k बाय c आपने यूनिट के बेसिस पे पुट करना है। आई होप यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, इनडेफिनाइट या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें मैंने एक तरह से एक सॉल्यूशन लिया जिसका लैम्डा m था k बाय c। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें सॉल्वेंट डाली जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और लैम्डा m इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन और डिक्रीज कर रही है, लैम्डा m और इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन और डिक्रीज करती है, लैम्डा m और इंक्रीज करता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंसंट्रेशन अप्रोच करती है 0 को और लैम्डा m अप्रोच करता है मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू को, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं लैम्डा m नॉट। तो व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, लैम्डा m बिकम्स हाईएस्ट मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग नाम देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर ये लैम्डा m नॉट आता है और ये लैम्डा m नॉट दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लग सकता है। इसके बारे में हम एक छोटा सा रिलेशन पढ़ेंगे और उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहले यहां पर अगर हम लैम्डा m और इसका रिलेशन पे देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक स्टीप और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरीके से दिखाते हैं। पहले रीडिंग कर लेते हैं, चलो। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। स्लोली डिक्रीज कर रहा है, सॉरी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट है। इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट लैम्डा m अगेंस्ट c raised to the power 1 by 2, we obtain a straight line with intercept equal to lambda m naught and slope equals to minus a. The value of a for a given solvent and temperature depends upon the type of electrolyte। और सारी बातचीत हुई। वहीं पर वीक के लिए हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टीप पड़ जाता है, तो लैम्डा m और लैम्डा m नॉट की वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है, जिसके बारे में ये बातचीत की गई। ठीक है। और इसी के आगे हमारे पास आता है इस पे डिपेंडेंट कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ क्या कहता है, पहले अगर हम लोग देखें तो लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन टू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी लैम्डा m नॉट NaCl लिखा है,
तो ये लैम्डा एम नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस है, या लैम्डा एम नॉट KCl लिखा है तो ये लैम्डा एम नॉट K प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस है। और कोई बाई चांस बोल दे कि लैम्डा एम नॉट NaCl का तो बड़ा है लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl से, तो बेटा इट हैज नथिंग टू डू विथ Cl माइनस, दोनों जगह पे सेम होने वाला है। जरूर लैम्डा एम नॉट Na प्लस का बड़ा है लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस से। तो ये आपके लिए कोलरॉश लॉ है, कहता है कि आपने इतनी ज्यादा डाइल्यूशन कर दी कि एक आयन दूसरे आयन को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा, तो Cl माइनस अगर NaCl वाले सोल्यूशन में है, KCl वाले सोल्यूशन में है, MgCl2 वाले सोल्यूशन में है, Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, इंडिपेंडेंट बोलकर ही वो सारी बातें क्लियर कर रहा है। इससे आगे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है और इसी से चीजें बहुत बार पेपर में पूछी जा सकती है, तो रीड कर सकते हैं और फिर इससे आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एंट्री करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर कुछ केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट कर सको। वो केमिकल रिएक्शंस में आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखते हो, सबसे कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। जी हां, आप एक वेंडर के पास जाते हो और उसको बोलते हो ये मेरे सिल्वर ऑर्नामेंट है, इसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा दे। पानी चढ़ाना इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपके लिए जो एक प्रोसेस है ये भी कहीं ना कहीं सेल के थ्रू ही बनता है। वहां पर वो भैया एक सेल सेटअप करता है जिसके अंदर वो एनोड पर, कैथोड पर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकर आपको ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवाता है। वो एक डिजायरफुल टाइम के लिए एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ताकि केमिकल डिपोजिशन हो सके। ये सारी डिपोजिशन डिपेंडेंट है दो लॉस के ऊपर जो लॉ दिए गए फैराडेस की तरफ से, जहां पर पहला लॉ है फैराडेस फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडेस सेकेंड लॉ। अगर हम लोग एक बार इनको रीड करें तो फर्स्ट लॉ कहता है the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during the electrolysis by the current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or melt। तो जितना हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होने वाला है। तो यहां पर अगर एक बेसिक टर्म में हम बात करें, सपोज मैंने ClSO4 का सोल्यूशन लिया, तो इसमें Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बन जाएगा। तो यहां जितना ज्यादा आप चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होगा, ये कहना इसका है। वहीं पर सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। यानी अगर मैं 2 या 3 सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करता हूं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं सेम टाइम के लिए, यानी सेम चार्जेस पास करता हूं, तो इक्विवेलेंस डिपोजिशन सेम होने वाला है। जहां पर इक्विवेलेंस डिपोजिशन की बात करें तो आपका मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके एन फैक्टर के साथ, यानी सिंपली चार्ज ऑन कैटायन के साथ। तो ये आपको 2 लॉस दिए गए। इन लॉस का यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक्स आपने देखे और तीनों में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन, आपका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और अभी ये फैराडेज लॉस। इसी फैराडे लॉस से ही इंस्पायर्ड है आपका नेक्स्ट आर्टिकल जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप एक बार इसको रीड करिए और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग जरा इससे आगे आए तो हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोलिटिकल फिनोमिना पे। इलेक्ट्रोलिटिकल फिनोमिना कहता है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते वक्त एनोड और कैथोड पर कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी फिनोमिना को बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
अब आप बोलते हो सर प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट जनरली एक एसिड, बेस या सॉल्ट मोल्टन स्टेट में हो सकता है, या एसिड, बेस या सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है पानी के अंदर। तो मैं अगर एग्जाम्पल ले लूं आप लोगों की क्लास 10th का, जिसमें हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया था, तो हमने NaCl को डाला था पानी में। जैसे ही पानी में आपने सॉल्ट डाला, वो ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया कैटायन और एनायन में, और पानी भी कैटायन और एनायन है। तो यहां पर आपके पास 4 आयंस हैं। तो 4 में से 2 कैटायन 2 एनायन, जो 2 कैटायन है उसमें से एक जल्दी जाने वाला जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे ही 2 में से एक एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना लेगा एक और प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स आपके कैथोड और एनोड पर प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को शॉर्ट टर्म में समझने के लिए 2 छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स माइंड में रखने हैं। वो 2 छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला प्रिंसिपल है कि अगर वाटर में H+ या OH- आयन में आपकी रिडक्शन हो तो एक स्पेसिफिक इक्वेशन होगी, या ऑक्सीडेशन हो तो दूसरी स्पेसिफिक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा छोटा सा एक प्रिंसिपल है जिसको आपने माइंड में रखना है, यानी एक सेट ऑफ कैटायंस हैं और दूसरे सेट ऑफ एनायंस हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। अभी सब कुछ बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। रीडिंग करते हैं। When electrolytic setup is fed with electricity, there are certain products found at electrodes. At anode, negative species approach, while at cathode, positive species approach. Keeping in mind the better approaching reagent will oxidize or reduce first. यही बात हमने बोली। अब इससे आगे हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप्स हो सकते हैं, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। NaCl मोल्टन स्टेट या NaCl एक्वस। तो बेटा मोल्टन स्टेट में 2 आयंस होंगे और एक्वस में 4 आयंस होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल पे चलता हूं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल एक्वस स्टेट का NaCl विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक एक करके लेयर बाय लेयर बात करेंगे। अब पॉइंट को समझना है और बहुत इंपॉर्टेंटली बात करनी है। चलो पहले इसको रूल्स के हिसाब से पढ़ाता हूं और बात करता हूं। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं हमारे पास, वो कहते हैं मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। अगर हमारे पास ग्रुप 1 और 2 के मेटल्स हुए तो वाटर इजीली रिड्यूस इन कंपैरिजन टू मेटल्स। तो यहां पर आपने किसको रिड्यूस करना है? वाटर को। वाइल अदर मेटल्स, इनके अलावा वाले डी ब्लॉक वाले हो जाएं तो मेटल इजीली रिड्यूस इन कंपैरिजन टू वाटर। यानी आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अगर रखा तो पानी जल्दी रिड्यूस होगा, और वहीं पर आपने अदर देन ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा तो वो जल्दी रिड्यूस होंगे। दूसरा पॉइंट एनायंस के लिए, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो दीज ऑक्सीडाइज इजिली इन कंपैरिजन टू वाटर, और सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट है तो वाटर इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर एनायन के केस में Cl-, Br-, I- है तो ये ऑक्सीडाइज होंगे पानी के कंपैरिजन में। वहीं पर बाकी हुए तो पानी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। अब वापस आता हूं NaCl में। तो NaCl एक्वस में आपके पास 4 आयंस हैं, और 4 आयंस में आपके पास एक आयन है Na और साथ में H+ कैटायन, और Cl- और OH- यानी एनायन। तो उस फंडामेंटल में क्योंकि ग्रुप 1 वाला है तो इसकी बात करेंगे, और Cl- वाला है तो इसकी बात करेंगे। तो आपके लिए याद करने का पॉइंट कि आपको H+ की रिडक्शन वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब सर वो क्या इक्वेशन है? तो वो बेटा ये रही इक्वेशंस। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली इक्वेशन है और ये रिडक्शन वाली इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और ये इक्वेशन आपने एज इट इज लिखनी है। इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। आ जाऊं वापस, तो ध्यान दीजिएगा। आपने देखा क्योंकि Na+ और H+ में से H+ ने रिड्यूस होना है तो मैंने H2O वाली इक्वेशन लिखी कैथोड पर, और यहां पर Cl- ने होना है तो Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी इक्वेशंस बनी,
और वहीं पर एनोड पर प्रोड्यूस हुआ Cl2 और कैथोड पर प्रोड्यूस हुआ H2। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, AgSO4 एक्वस और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बेटा ये इलेक्ट्रोड्स का भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना जरा। हमारे पास Ag प्लस H प्लस, अब Ag ग्रुप 1 ग्रुप 2 में तो नहीं है, तो यहां पर Ag की बात होगी, और SO4 2 माइनस और OH माइनस, तो SO4 2 माइनस और OH माइनस में कहीं ना कहीं OH माइनस की बात होगी। अब OH माइनस की बात हो रही है ऑक्सीडेशन की, तो एनोड पे इक्वेशन, और वहीं पर कैथोड पर Ag की इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोड्स पे हमें मिलेगा O2 और Ag। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हमारे सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं। अब बेटा जब सिल्वर इलेक्ट्रोड्स होंगे ना, तो भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही केस में सिल्वर आएगा। तो यहां पर आपके पास Ag गिव्स Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अल्टीमेटली वही ऑक्सीडाइज, वही रिड्यूस होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट है। इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखते हैं, जहां पर हमारे पास सेल्स हैं और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में सेल के बेसिस पर कुछ प्रोसेस है। तो यहां पर हम सेल्स को अगर क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स यहां पर एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे बहुत जल्दी चाहे बहुत धीरे से। लेकिन सेकेंडरी सेल जिनको आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल में ला सकते हो, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना दोनों लगा सकते हो। इसमें जहां प्राइमरी सेल्स में आपके पास दो सेल्स हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल, वहीं पर सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम बैटरी बोली जा सकती है। इसका एक शॉर्ट ब्रीफ दिखाता हूं जिसको आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंटली है। और फिर आपके पास फ्यूल सेल्स, यानी ऐसे डे टू डे लाइफ सब्सटेंसेस से बनेगा जिसमें कॉस्ट बहुत एफिशिएंट रहे और यूटिलिटी बहुत ज्यादा रहे। कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। तो ये चीज आपने देखनी है, ये चारों आपने रीड करने हैं, जहां पर ड्राई सेल, कैथोड एनोड आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है और सेल रिएक्शन आपके पास है। इसके अलावा यूज, टाइप और पोटेंशियल। सिमिलरली मरकरी सेल का, फिर लेड स्टोरेज सेल का, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है। तो जल्दी से इसको देख रहे हो, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब यहां से इसके बाद अगर हम लोग ब्रीफ आउट करें, तो हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात करी है, वो सबसे पहला है नर्स्ट इक्वेशन, दूसरा आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और तीसरा आपके पास आएगा, कह सकते हैं, फेराडेस। तो इन सब के अभी न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और जैसे ही ये न्यूमेरिकल्स आपके साथ कंप्लीट होते हैं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और सारी चीजों को आप कर सकते हो। इसके अलावा दो छोटी सी बातचीत। पहली चीज, इसके बाद जब आपके पास लाइव सेक्शन आएगा, तो लाइव सेशन के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और वहीं पर सेकंड चीज, जब इसके साथ आपके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में अगर आप मेरे साथ पेड बैच में ज्वाइन करना चाहो, तो आपको मैंने बताया भी था, दोबारा से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हो और NN20 का प्रोमो कोड लगाकर 40% डिस्काउंट ले सकते हो 16 अगस्त तक। तो मेक श्योर आप इस चीज को लगा रहे हो। इन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो जरा न्यूमेरिकल्स के लिए जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक एक करके बात करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+/Mg। तो बेटा यहां पर बहुत बेसिक सी बात है, हम किसी का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं जब हम उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। तो एक बार इसको रीड करते हैं जल्दी से।
तो इस तरीके से आप सेल सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है नर्स इक्वेशन के बेसिस पे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रिएक्शन हमें दे रखा है, गिवन दैट ई नॉट सेल इज दिस। तो बेटा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT by NF नेचुरल लॉग ऑफ QC, और फिर हम लिखते हैं एट 298 केल्विन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ QC। इस बिहाफ पर हमें ई नॉट सेल पहले से पता है। अब जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे n की वैल्यू निकाले तो मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूं। Ni गिव्स Ni2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना 2। इसके अलावा QC इसी इक्वेशन से बना लें, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ निकेल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज़ टू द पावर 2, या कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज़ टू द पावर 2, और इसमें वैल्यूज पुट करें तो 0.160 अपॉन में 0.002 रेज़ टू द पावर 2, और यहां से आप QC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से QC की वैल्यू जब पुट करते हैं, N की वैल्यू पुट करते हैं और ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल यानी 1.05 माइनस 0.05912 अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ 0.160 अपॉन में 0.002 इंटू 0.002। तो यहां पर अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये बन जाता है 1.05 इंटू 0.05912 अपॉन में 2 लॉग ऑफ 160 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3। इससे ये कैंसिल, या 1.05 इंटू 0.05912 अपॉन में 2 लॉग ऑफ 160 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3, या इसको कट करें तो 40 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1.05 इंटू 1.05 माइनस था, हम लोगों ने यहां पर इंटू बोला, ये गलती मत करिएगा, हाँ, माइनस 0.05912 अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ 40 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास पूरा सॉल्व करके बनता है 0.91 वोल्ट। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने यहां से डायरेक्ट आंसर लिया है इसको सॉल्व करके, ताकि आपके साथ कोई गलती ना हो किसी भी चीज की। देखिए प्लीज, ठीक है, तो यहां से हमने बात करी और अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लिया। मैं कैलकुलेशन यहां से दिखा रहा हूं, एंड का जो सा रिजल्ट है वहां पर दिखाऊंगा। दिस इज 0.91 वोल्ट। देख लीजिए जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2 has E naught cell this, calculate standard Gibbs free enthalpy and equilibrium constant। तो सबसे पहले तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय किसी एक सेट को लेता हूं तो 2 आता है, इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल की बात करते हैं तो वो है 0.236। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा G नॉट आ जाएगा, और इसके बाद अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपके लिए जो फॉर्मूला बनता है ई सेल
सॉरी ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.05912 अपॉन में n log ऑफ Kc। तो यहां पर 0.236 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.05912 इक्वल्स टू log ऑफ Kc, और फर्दर Kc हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.236 इंटू 2 अपॉन में 0.05912। जिसको आप पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लीजिए। ये आपके लिए Kc की बात हो रही है, और फिर इसके बाद ये आपके लिए यहां पर आपके लिए डेल्टा G की बात हो रही थी। जल्दी से देखते हैं इसको भी, ताकि हम लोग इससे आगे बात कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें। आई होप यहां तक बातचीत क्लियर है। इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो ये हमने बात अभी करी भी थी, और यहां पर आप देख भी सकते हो, तो कहीं ना कहीं आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आयंस ज्यादा होंगे तो टकराना या मोबिलिटी, टकराना बढ़ जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से ये सारा इफेक्ट आएगा। वहीं पर इससे अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन है इफ अ करंट of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? तो बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमें पता है Q इक्वल्स टू I इंटू T। I की वैल्यू हमें बताई गई एग्जैक्टली 0.5, और टाइम बताया गया 2 इंटू 60 इंटू 60, यानी ये हो गया आपके लिए 3600 कूलम। अब सबको पता है Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर 3600 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विल बी इक्वल टू n। सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इससे आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल सेल। तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल में आते हैं। यहां पर हमने मिथेन और मिथेनॉल दोनों लिए, देख सकते हो। इससे आगे बात करें, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts। तो यहां पर ये सारे के सारे जो उनसे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या देखेंगे, तो ये सारे रहे। सिर्फ कौन से नहीं जाएंगे, तो वो जो उनसे आपके पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होंगे और उनको देखा जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, और देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, given that standard electrode potentials K+/K, Ag+/Ag, ये सब दे रखा है, arrange them in increasing order of their reducing power। तो बेटा याद होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका E0 सबसे कम होता है। तो ये आप ऑर्डर में लगाएंगे, तो ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए जल्दी से, ये इस तरीके से रहता है। इसके बाद डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन Zn+2Ag+ gives Zn2+2Ag takes place। फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सिंपल सा आंसर रहेगा, आप जल्दी से देख सकते हैं। इसका सेल बनाएंगे तो जनरली ये आपके लिए एनोड का काम कर रहा है, और फिर ये आपके लिए कैथोड का काम कर रहा है, और फिर आपके लिए एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज, करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनोड कैथोड की इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नर्स इक्वेशन और देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n
log of QC। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं तो सबसे पहले E नॉट सेल हो जाएगा आपके लिए E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर माइनस E नॉट ऑफ Mg2 प्लस स्लैश Mg। कॉपर 2 प्लस अगर आप देखोगे तो प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 2.37, तो ये आपके पास आ गया प्लस 2.71 वोल्ट। ये आया E नॉट सेल। अब यहीं से एनोड कैथोड की बात करनी है तो एट एनोड आप लिखते हैं तो बनेगा Mg gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आया और QC की इक्वेशन आई। पहले ओवरऑल इक्वेशन लिख ही लें चलो। तो Mg प्लस Cu2 प्लस गिव Cu प्लस Mg2 प्लस, तो उस बिहाफ पर कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, जिसको अगर आप निकालेंगे तो वैल्यूज गिवन है आपके पास Mg2 प्लस 0.001 अपॉन में 0.0001 यानी 10, तो QC की वैल्यू भी आ गई। अब इसको ही यहां पर पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास जो बनेगा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n log ऑफ QC। E नॉट सेल 2.71 माइनस 0.05912 अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ 10। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं आप तो E नॉट सेल आपके पास कुछ आएगा 2.69 वोल्ट। तो ये आपके पास बना और ये आपके लिए कहीं ना कहीं वैलिडेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देख सकते हैं आप, और भी पार्ट्स हैं, मैंने एक पार्ट लिया है, बाकी आप पार्ट्स कर सकते हैं। इसी से आगे क्वेश्चन है डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन और डिस्कस द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा था कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, जहां पर इसको मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे देंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन 1 है। ऐसे ही होमवर्क क्वेश्चन 2, देख सकते हैं, आंसर भी आपके पास है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमवर्क क्वेश्चन 3। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के। दो छोटे छोटे वन शॉट्स में, मतलब दो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वन शॉट के बाद, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वही क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस माने जाएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाएंगे। तो उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते तब भी कॉन्फिडेंस रहेगा इस चैप्टर के अंदर, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन द मीन टाइम पेड बैचेस के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, तो वो और ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको लगता है आप पेड बैच में आना चाहते हो तो डेफिनेटली पेड बैच में ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रोमो कोड लगाइए NN20, क्योंकि यहां पर टिल 16th of August आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और अदरवाइज 20% का डिस्काउंट तो है ही, जो कि रेगुलर फीस से ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कंप्लीट करिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। कहीं डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आपके डाउट्स को दूर करेंगे। और लगता है आपने अगर हमारे साथ पेड बैच में ज्वाइन करना है तो जरूर करिए।